साल 1953 के जून महीने की 23 तारीख देश के पुरोधा नेता, शिक्षाविद और बैरिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर सरकार की हिरासत में बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। श्यामा प्रसाद की मौत के समय कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो उनकी मौत पर आज भी सवाल खड़ा करती हैं। बहुत लोगों का मानना है कि श्यामा प्रसाद की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2004 में ये आरोप लगाया था कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत उस समय के केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। आपको बता दें, उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। आपने ठीक सुना, आजादी के बाद साल 1965 तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होते थे। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। 370 की ही देन थी कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा और अपना प्रधानमंत्री हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को भारतीय झंडे के साथ राज्य का अपना झंडा फहराने की आजादी थी। भारत के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रपति भी बिना परमिट के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस अनुच्छेद 370 के प्रबल विरोधी थे। वो इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद ने 370 के विरोध में भूख हड़ताल तक की थी। बात अगर 370 की आती है तो उस गुमनाम नायक का नाम भी लेना जरूर बनता है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और चुपके चुपके रात दिन जैसे कालजयी गजल की रचना की थी। मैं बात कर रहा हूं मौलाना हसरत मोहानी की। हसरत मोहानी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष प्रावधान का विरोध किया था। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306A, जो आगे चलकर अनुच्छेद 370 हो गया, इसके मसौदे पर जब बहस हो रही थी तब उस बहस में हसरत मोहानी ने 370 पर कई तीखे सवाल किए थे और पूछा था कि आखिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। खैर, बात 370 की चली थी तो इसीलिए मैंने इनका जिक्र कर दिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आते हैं। श्यामा प्रसाद की मौत के बारे में जानने से पहले हमें उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी एक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनकी माताजी का नाम जोगमाया देवी था। साल 1921 में श्यामा प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की। साल 1922 में उनकी शादी सुधा देवी से करा दी गई। साल 1923 में प्रथम श्रेणी में ही उन्होंने एमए की परीक्षा भी पास की और 1923 में वो सीनेट के सदस्य भी बने। इसके बाद वो वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। भारत लौटने के बाद श्यामा प्रसाद राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 1929 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्हें विधान परिषद सदस्य के रूप में चुना गया। हालांकि मतभेदों के चलते श्यामा प्रसाद और कांग्रेस का साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। कांग्रेस ने जब विधानमंडल का बहिष्कार किया तब श्यामा प्रसाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 1934 में श्यामा प्रसाद मात्र 33 साल की उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साल 1939 में श्यामा प्रसाद हिंदू महासभा में शामिल हो गए और उसी साल वो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए गए। फिर साल 1943 से साल 1946 तक वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। फिर साल 1948 में उन्होंने हिंदू महासभा से भी इस्तीफा दे दिया। साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी, जिसके दुष्प्रभाव से भारत भी नहीं बच पाया। अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती इस विश्व युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में हजारों भारतीय शहीद हो गए। उस समय कांग्रेस की 7 प्रांतों में सरकार थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और साल 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्रालयों ने
सातों प्रांतों में सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि ऐसे में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने कांग्रेस के सत्ता छोड़ने के फैसले के बीच एक राजनीतिक अवसर देखा और उन्होंने दो मुस्लिम बहुल प्रांतों सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गठबंधन करके सरकार बना लिया। साल 1941 में बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक और हिंदू महासभा की गठबंधन सरकार बनी। फजलुल हक बंगाल के प्रधानमंत्री बने। इसी सरकार में साल 1941 और 42 के बीच श्यामा प्रसाद को बंगाल प्रांत का वित्त मंत्री बनाया गया। फजलुल हक के इस गठबंधन को सुभाष चंद्र बोस की बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी समर्थन दिया। भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के विरोध में 8 अगस्त साल 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो का नारा दिया। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की पूरी नींव चरमरा गई। कांग्रेस के कई सदस्यों और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद को नजरबंद कर दिया गया। 14,000 से ज्यादा लोग जेल चले गए। वहीं मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर बंगाल के गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट को एक चिट्ठी लिखी, जो बहुत विवादों में रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रॉम अ डायरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंश के मुताबिक श्यामा प्रसाद ने बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। श्यामा प्रसाद ने जॉन हर्बर्ट को चिट्ठी में सुझाव दिया था कि अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे निपटना चाहिए। खैर, श्यामा प्रसाद ने 1 साल से भी कम समय में ही 20 नवंबर 1942 को फजलुल हक सरकार में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान सरकार के खिलाफ दिए उनके बयानों को सेंसर कर दिया गया और उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें 1942 में मिदनापुर जिले का दौरा करने से भी रोक दिया गया, जहां बाढ़ ने जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया था। श्यामा प्रसाद ने अंग्रेजी सरकार पर आरोप लगाया कि अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर भारत को होल्ड करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों की भी आलोचना की। श्यामा प्रसाद भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद भी बंगाल के हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे। श्यामा प्रसाद नहीं चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान के पास चला जाए। वो चाहते थे कि बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्र भारत के पास ही रहे। श्यामा प्रसाद का मानना था कि पूरे बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने से मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं पर हमले बढ़ जाते, इसीलिए वो बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। उस समय बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके नोआखाली, जो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां साल 1946 में हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। विवाहित महिलाओं का जबरदस्ती निकाह कराया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। नोआखाली की हालत देखकर तब महात्मा गांधी ने नोआखाली की तुलना शमशान से कर दी थी। नोआखाली में शांति लाने के लिए और हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए महात्मा गांधी 4 महीने तक नोआखाली में रुके थे। लोगों पर उनकी बातों का असर भी हुआ, जिससे नोआखाली में हिंसा में कमी आई। श्यामा प्रसाद पर भी इस नोआखाली दंगे का गहरा असर पड़ा था और इसी वजह से वो बंगाल का विभाजन कराना चाहते थे। आखिरकार बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बन गया। फिर यही पूर्वी बंगाल आगे चलकर बांग्लादेश बन गया। आपको बता दूं, साल 1937 में ए.के. फजलुल हक सरकार में उनके श्रम मंत्री सोहरावर्दी थे और ये वही सोहरावर्दी थे जो मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन से साल 1946 में बंगाल के प्रधानमंत्री बने थे और जिन्हें 1946 के कलकत्ता दंगों का जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें नोआखाली नरसंहार जैसी घटना शामिल है। इसके लिए सोहरावर्दी को पश्चिम बंगाल में बंगाल का कसाई कहा जाता है। ये वही सोहरावर्दी थे जो पाकिस्तान बनाने का सपना देखते थे और जब सपना साकार हुआ
तब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। खैर, साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के पास भारी बहुमत होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी के बाहर से 2 सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुए दिल्ली समझौते के मुद्दे पर श्यामा प्रसाद ने 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस समझौते में दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्हें बाकी नागरिकों की तरह अधिकार देने का वादा किया गया था। श्यामा प्रसाद ने इस समझौते को पाकिस्तान का छलावा बताया था। अमित शाह ने भी इस समझौते पर संसद में सवाल खड़े किए थे। नेहरू लियाकत समझौते के बाद से ही श्यामा प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के सबसे बड़े आलोचक बन गए। इस्तीफे के अगले साल यानी 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने कांग्रेस सरकार के विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1952 के आम चुनाव में पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर जीत भी दर्ज की। श्यामा प्रसाद उन 3 सांसदों में से एक थे। उन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की तीखी आलोचना की। सदन में एक बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जनसंघ एक सांप्रदायिक पार्टी है, मैं जनसंघ को कुचल दूंगा। तब श्यामा प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो जनसंघ को कुचल देंगे, मैं कहता हूं कि मैं इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा। आगे चलकर यही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई। श्यामा प्रसाद के जनसंघ का पहला मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में एकीकरण था और दूसरा मुद्दा वहां के डोगरा समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाना था। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार से वहां के दूसरे सबसे बड़े स्थानीय भाषाई डोगरा समुदाय के लोग परेशान हो चुके थे। तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख BN मलिक ने अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू कश्मीर में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि सारे डोगरा कश्मीर छोड़कर भारत चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था के भी सख्त खिलाफ थे। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई भी आदमी भारत सरकार से परमिट लिए बिना जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता था। इन सबके विरोध में श्यामा प्रसाद ने साल 1953 में बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर में जाने का पूरा मन बना लिया। 8 मई साल 1953 को सुबह 6:30 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन से पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए निकल गए। इस यात्रा में तत्कालीन पत्रकार और श्यामा प्रसाद के निजी सचिव अटल बिहारी वाजपेयी, आयुर्वेदिक चिकित्सक गुरुदत्त वैद्य, डॉक्टर बर्मन, ABVP के संस्थापक बलराज मधोक, टेकचंद और कुछ पत्रकार भी शामिल थे। यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगह जनसभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को टेलीग्राम भी भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला ने उस तार को दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री को भेज दिया। शेख अब्दुल्ला ने श्यामा प्रसाद के तार का जवाब दिया और उनके जम्मू कश्मीर दौरे को सही नहीं बताया। 10 मई 1953 को श्यामा प्रसाद जालंधर पहुंचे और वहां उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि कश्मीर सरकार को भारत के किसी नागरिक को राज्य में घुसने से रोकने का अधिकार नहीं है, जो पहले से ही स्वतंत्र भारत का अंग है। इसके बाद वो उसी दिन 10 मई को अमृतसर गए। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की और उस रात अमृतसर में ही रुक गए। अगले दिन 11 मई को वो पठानकोट पहुंचे और जैसे ही वो पठानकोट से जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन महासचिव मौलाना मसूदी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने श्यामा प्रसाद और उनके 2 साथियों गुरुदत्त वैद्य और टेकचंद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद श्यामा प्रसाद ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो वापस लौट जाएं और जाकर पूरे देश को बताएं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के ही
जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लिया है। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर सरकार को चुनौती देकर गए और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूँ, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया है। इसके बाद श्यामा प्रसाद को सीधे जम्मू ले जाया गया, जहां से उन्हें श्रीनगर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। फिर तुरंत बाद उन्हें उनके साथियों टेकचंद और गुरुदत्त वैद्य के साथ श्रीनगर से करीब 8 मील दूर एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाया गया और वहीं हिरासत में रखा गया। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क काट दिया गया। उन्हें लिखी जाने वाली कई चिट्ठियों को दबा दिया गया। उन्हें दोस्तों या रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने दिया गया। जिस झोपड़ी में श्यामा प्रसाद को रखा गया था वो डल झील के किनारे पर्वत श्रृंखला की ढलान पर बना हुआ था, जिसमें 3 कमरे थे। एक में श्यामा प्रसाद को रखा गया था और बाकी के 2 बिल्कुल छोटे कमरों में टेकचंद और गुरुदत्त वैद्य को रखा गया था। झोपड़ी में जाने के लिए खड़ी सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता था। श्यामा प्रसाद के पैरों में तकलीफ की वजह से ये उनके लिए एक सजा की तरह हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2004 में पीटीआई से कहा था कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके परमिट नियम का उल्लंघन करने का फैसला किया तो हमने सोचा कि पंजाब सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बाद में हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर सरकार और नेहरू सरकार ने एक साजिश रची थी, जिसके तहत यह तय किया गया था कि श्यामा प्रसाद को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए उन्हें जानबूझकर तभी गिरफ्तार किया गया जब वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। खैर, धीरे धीरे इस अस्थायी जेल में श्यामा प्रसाद की हालत खराब होने लगी। उन्हें भूख लगना कम हो गया। उनके दाहिने पैर का दर्द बढ़ गया, जो आगे चलकर और गंभीर हो गया। उस जेल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। अगर श्यामा प्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो जाती थी तो शहर से एक डॉक्टर भेजा जाता था जो उनका इलाज करता था। 19 जून 1953 की रात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पीठ में दर्द के साथ बुखार हुआ। 20 जून की सुबह 11:30 पर डॉक्टर अली मोहम्मद और अमरनाथ को श्यामा प्रसाद के इलाज के लिए उनके पास भेजा गया। अली मोहम्मद ने श्यामा प्रसाद की जांच पड़ताल की, फिर उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगे। जैसे ही श्यामा प्रसाद को यह पता चला कि डॉक्टर अली मोहम्मद उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन देने वाले हैं, श्यामा प्रसाद उसे लेने से इनकार करने लगे। श्यामा प्रसाद ने बताया कि उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने से मना किया है क्योंकि ये उनके शरीर को सूट नहीं करेगा। इस पर डॉक्टर मोहम्मद ने कहा कि ये बहुत पहले की बात है, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा के बारे में बहुत सारे नए तथ्य सामने आए हैं, इसे लेने में कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद ने उन्हें 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दी। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद ने श्यामा प्रसाद को दर्द कम करने के लिए कुछ पाउडर भी दिया। उसे श्यामा प्रसाद को दिन में 2 बार लेना था और दर्द बने रहने पर वो उसे 6 बार भी ले सकते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी दिन जेल सुपरिंटेंडेंट से ये विनती की थी कि उनकी बीमारी की खबर उनके घर वालों तक पहुंचा दी जाए, पर जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। अगले दिन 21 जून को उन्हें 1 ग्राम और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 22 जून की सुबह श्यामा प्रसाद की हालत और गंभीर हो गई। उन्हें दिल का दौरा आ गया। डॉक्टर अली मोहम्मद सुबह करीब 7:30 पर श्यामा प्रसाद के पास पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद ने जेल सुपरिंटेंडेंट से बताया कि श्यामा प्रसाद को तुरंत नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। इस पर गुरुदत्त और टेकचंद दोनों श्यामा प्रसाद के साथ अस्पताल जाने की विनती करने लगे, पर डॉक्टर मोहम्मद ने ऐसा करने से दोनों को मना कर दिया और कहा कि मैं आपकी चिंता को समझता हूं, लेकिन आप चिंता ना करें, वहां वो बेहतर हाथों में होंगे। सुबह करीब 11:30 पर जेल सुपरिंटेंडेंट टैक्सी लेकर आए। फिर श्यामा प्रसाद गंभीर स्थिति में होते हुए भी कमरे से टैक्सी तक सीढ़ियां उतर कर आए। इसके बाद श्यामा प्रसाद को किसी नर्सिंग होम में नहीं बल्कि करीब 10 मील दूर राजकीय अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में ले जाया गया, जहां उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में रखा गया।
वहां श्यामा प्रसाद को एक बार फिर से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर कमरे तक जाना पड़ा। श्यामा प्रसाद का इलाज शुरू हुआ। 22 जून की शाम तक उनकी तबीयत में काफी सुधार हो गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि श्यामा प्रसाद की हालत अब ठीक हो चुकी है और अगली सुबह उनका एक्सरे किया जाएगा और वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएंगे। पर अचानक 23 जून 1953 को बहुत दुखद और चौंकाने वाली खबर मिली कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुबह 3:40 पर मौत हो गई थी। आगे चलकर श्यामा प्रसाद की बेटी सविता और उनके पति निशित बनर्जी पर्यटक बनकर चुपचाप कश्मीर गए थे। वहां वो एक महिला से उसके घर पर मिले। ये महिला उस राज्य अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में नर्स थी जहां श्यामा प्रसाद को एडमिट कराया गया था। उस नर्स ने सविता से बताया कि श्यामा प्रसाद के अंतिम दिन वो अस्पताल में ड्यूटी पर थी। श्यामा प्रसाद सो रहे थे। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन की शीशी देकर गए थे और उससे कहा था कि जब भी श्यामा प्रसाद जागे तो उन्हें ये इंजेक्शन लगा देना। कुछ देर बाद जब श्यामा प्रसाद नींद से जागे तब उसने वो इंजेक्शन श्यामा प्रसाद को लगा दिया। जैसे ही उसने ये किया, श्यामा प्रसाद छटपटाने लगे। उन्होंने चीखते हुए ये शब्द कहे कि जल जाता है, हमको जल रहा है। नर्स भागती हुई टेलीफोन के पास गई और डॉक्टर को फोन किया। उधर से डॉक्टर ने कहा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच तक श्यामा प्रसाद बेहोश हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बायोग्राफी लिखने वाले तथागत रॉय लिखते हैं कि 24 मई को नेहरू श्रीनगर में आराम करने गए थे, पर वो एक बार भी श्यामा प्रसाद का हालचाल जानने उनके पास नहीं गए कि वहां उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बाद में उनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने कहा कि उन्होंने श्यामा प्रसाद के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें बताया गया था कि वो डल झील के किनारे एक सुंदर विला में बहुत आराम से रह रहे हैं। 30 जून 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी को पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके जवाब में 4 जुलाई को जोगमाया देवी ने भी जवाहरलाल नेहरू को एक उलाहना भरा पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने श्यामा प्रसाद की मौत की जांच की मांग भी की, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि श्यामा प्रसाद की मौत कुदरती थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी मौत में कोई रहस्य नहीं था कि जांच करवाई जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की जांच करने के लिए 3 कमीशन, महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए कपूर कमीशन, राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए 2 कमीशन बनाए गए थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जवाहरलाल नेहरू को इस मामले की जांच कराना सही नहीं लगा? इस मामले को लेकर लोगों का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सवाल है। इन्हीं में से कई लोगों का मानना है कि नेहरू के प्रति श्यामा प्रसाद के विरोध और अनुच्छेद 370 के विरोध करने के चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुप करा दिया गया। वहीं कई लोगों का मानना है कि श्यामा प्रसाद की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई थी। अब इनमें सच क्या है, ये तो आज भी एक पहेली ही है। तो यही थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।